हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो अगली वीडियो है उसके बारे में। चलिए, लास्ट टाइम हमने समझा था इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करप्शन क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जिसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसका हमने प्रीएम्बल पहले ही लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 1 हर ज़्यादातर अमूमन सभी एक्ट का जो है वो आपके शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बात करता है। तो आपके पहला बात क्या लिखा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है। सेकंड क्लॉज कह रहा है इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये बताता है कि आखिर ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब वो कहाँ पर ये एक्ट जो है लागू होता है। ठीक है। तो देखिए, सभी पुराने जो एक्ट थे, जब आप सभी जानते हैं आर्टिकल 317 तो बदलाव हुआ, उसके पहले जितने सब एक्ट थे उसमें ज़्यादातर एक्ट में ये था कि ये एक्ट भारत में जितनी विधियाँ थी वो भारत के सभी पूरे राज्य क्षेत्र पर तो लागू होती थी, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है ये विधियाँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब सभी पर यानी कि जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू होता है। एंड इट अप्लाइज, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। यानी भारत के नागरिकों को तो ये लागू होता ही होता है ये एक्ट। यानी भारत का कोई नागरिक अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो रिश्वत देता है, लेता है, करप्शन करता है, करप्शन की प्रैक्टिस करता है, तो पनिशेबल होगा अंडर दिस एक्ट। साथ ही साथ अगर कोई भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है यानी विदेश में रहकर ये करप्शन की प्रैक्टिस करेगा तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसको समझते हैं डेमो के रूप में। सपोज करिए कोई व्यक्ति मान लीजिए दुबई में रह रहा है। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात, दुबई भारत के बाहर है, विदेश। तो दुबई में रह के वो मान लीजिए सपोज करिए उसे कोई बिजनेस करना है इंडिया में, तो उससे कोई लिंक यहाँ होंगे इंडिया में। अब कोई अधिकारी है तो देखिए, पहले चूंकि आफ्टर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले रिश्वत लेने वाला गिरफ्तार होता था, मतलब पनिशेबल होता था, लेकिन रिश्वत देने वाला नहीं था। लेकिन अब रिश्वत देने वाला भी इसमें आ गया है 2018 के बाद। तो सपोज करिए कोई व्यक्ति बाहर दुबई में जो बैठा व्यक्ति है वो भारतीय किसी अधिकारी से कहता है कि भाई ऐसा है कि हम कोई काम उसे जो करवाना है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको करप्शन परिभाषा बताई थी उसमें। भाई सपोज करिए उसे कोई काम, कोई बिजनेस करना है और वो क्या कहता है कि ऐसा ये परमिशन जो है, मान लीजिए कोई जमीन को लेकर परमिशन चाहिए, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई परमिशन चाहिए, जबकि वो परमिशन उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, वो आबादी वाले इलाके में आती है, तो मतलब जहाँ पर मतलब ह्यूमन जो रेजिडेंशियल एरिया में आती है, निवास के रूप में जहाँ व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर माली बाई द लॉ उसे नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ कैसा ऐसा है कि 5 लाख लीजिए, 10 लाख रुपए लीजिए और हम आपको ये हमारा परमिशन आप ग्रांट कर दीजिए। अब अगर परमिशन ग्रांट कर देता तो करप्शन की प्रैक्टिस हो गई। तो अब वो व्यक्ति दुबई में बैठा है, वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत लायबल होगा, यानी उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये एक इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि बेसिकली ऐसी, जैसे हम सभी समझते हैं कि भाई भारत में अगर कोई विधि लागू तो भारत पे ही लागू होगी, भारत के बाहर कैसे लागू हो जाएगी। तो आर्टिकल 245 में क्लियरली मेंशन है कि जो केंद्र सरकार है यानी संघ सरकार की यूनियन गवर्नमेंट है, वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लॉ बना सकती है, उसके पास पावर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सेक्शन 1, इतना ही बताओ। आपसे बस पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है। ठीक है। तो इसमें भारत के बाहर के जो भारतीय नागरिक उन पर भी ये लागू होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस पे पढ़ते हैं। अब इसमें देखो डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, ये ऐसी कुछ शब्द जिनकी परिभाषाएं दी गई, जिनकी जो बात पूरा जो हमारा एक्ट है उसमें इन शब्दों का अगर जहां भी प्रयोग होगा तो उसका मतलब यहां से निकालेंगे आप। ठीक है। जैसे कि अब इसमें पहली परिभाषा जो ए में दी, आप पहले तो आपको ये पता हो किस सेक्शन में कौन सी, किस क्लॉज में कौन सी परिभाषा। धारा 2 है, उसके एक क्लॉज में इलेक्शन दिया है ए। अब ये ऐड किया गया है, पहले नहीं था। ठीक है। या मान लीजिए आपके बी है, ठीक है, सी है, तो इनमें क्या क्या दिया गया आपको पता हो। सबसे पहले दिया है सेक्शन 2 क्लॉज ए में इलेक्शन यानी कि चुनाव। अब भारत में चुनाव तो हम सब लोग जानते हैं, चुनाव। ठीक है। तो चुनाव के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको समझते हैं कैसे। अब इसमें आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाई व्हाटएवर मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ
फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसका कोई हिंदी में समझाए सरल भाषा में, मतलब इसका ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के अंतर्गत किस उद्देश्य से, अगर मान लो किसके उद्देश्य से, सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी भाई संसद सदस्य चुनने के लिए, यानी कि अन्य आप एमपी कहते हैं, सांसद महोदय कहते हैं, उनको चुनने के लिए, या एनी लेजिस्लेचर, यानी कि सब एमएलए सुना होगा आपने, विधायक जी सुने होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको चुनने के लिए, या लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पर देखो ये शब्द तो आप जानते हो, सांसद हम सब समझते हैं, सांसद विधायक ये सब समझते हैं। अब यहाँ पे लोकल अथॉरिटी दिया, यानी इसको हिंदी में स्थानीय प्राधिकार, ठीक है। तो जो ये बोलो हमारे सब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं जिला पंचायत सदस्य, जो आपने सुने होंगे, ठीक है, जो एक जिले पे होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उनको चुनने के लिए चुनाव होता है, उसमें भी चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य के वोट पड़ते हैं, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख में जो बीडीसी होते हैं उनके वोट पड़ते हैं, तो ये सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और अदर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, यानी कोई लोक प्राधिकार है, तो उसके अंतर्गत भी इसमें जो भी वोट पड़ रहा है वो सब चुनाव के अंतर्गत आएगा। यानी कि किसी भी तरीके से किसी लॉ के अंतर्गत किसी सांसद को चुनना, ठीक है, सांसद को चुनने की प्रक्रिया, विधायक को चुनने की प्रक्रिया, जिला पंचायत सदस्य हो गए, ग्राम पंचायत सदस्य हो गए, ये सारी प्रक्रिया वो हम किस में आती हैं, वो चुनाव के अंतर्गत आती हैं। तो ये धारा 2 क्लॉज ए कहता है। चलिए, अब ए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता हो जो ए है वो जोड़ी का पीरियड, तो जो ए है वो आपके धारा 2 ए क्लॉज ए 2018 के द्वारा जोड़ा गया, जो बात करता है प्रिस्क्राइब्ड, हिंदी में कहते हैं विहित। इसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड मींस बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, प्रिस्क्राइब विहित का मतलब ये कि इसके अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके इंपॉर्टेंट समझना चाहिए बस, वो है आपके पब्लिक ड्यूटी। क्योंकि देखो ध्यान दीजिए, हम लोग करप्शन स्टार्टिंग किसका होता है, ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक कर्तव्य का लोक सेवक द्वारा भंग किया जाना या उसको नियमों का अनुरूप ना किया जाना ही भ्रष्टाचार कहलाता है, करप्शन कहलाता है। तो जो ये पब्लिक ड्यूटी क्या है, पब्लिक ड्यूटी मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक ड्यूटी वो ड्यूटी होगी, ऐसा कर्तव्य होगा, कैसा कर्तव्य होगा, जिसमें स्टेट का, पब्लिक जनता का या कम्युनिटी यानी कि समुदाय का हित बहुत बड़े स्तर पर जुड़ा होता है, तो वो आपकी पब्लिक ड्यूटी कहलाती है। अब ये आपने पढ़ लिया, इसमें इसका एग्जाम्पल समझिए, डेमो देखो, एक बार समझ लीजिए, जितने भी आपके लॉ में, अगर आपको देखो लॉ लिखा हुआ है, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, अगर उनका एग्जाम्पल नहीं अगर आपको समझ में आ पा रहा है, तो आप इफेक्टिवली उसको याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। अब यहाँ पब्लिक ड्यूटी लिखी, यानी क्या लिखा गया है, इस प्रकार की कोई ड्यूटी या इस प्रकार का कोई कर्तव्य जिसमें स्टेट का यानी राज्य का, जनता का यानी पब्लिक और आपके कम्युनिटी या समुदाय का हित जुड़ा होता है बहुत बड़े स्तर पे, वो पब्लिक ड्यूटी कहलाती है। ये तो लिखा है। अब इसको हम एग्जांपल समझते तो बेहतर समझ पाएंगे। कैसे? सपोज करिए एक डीएम है, तो वो पूरे जिले का कहते नहीं मालिक होता है, डीएम साहब। तो डीएम साहब के पास देखो, ध्यान दो, उनकी वो पब्लिक सर्वेंट क्यों है, उनकी ड्यूटी पब्लिक ड्यूटी इसलिए है क्योंकि उन पर राज्य का, पूरी जनता का, पब्लिक का और कम्युनिटी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी उनकी एक ड्यूटी है। अब डीएम जो है सारे आपके जितने भी आपके काम है, कौन से डेवलपमेंट वाले जितने काम है, वेलफेयर वाले जितने काम है, जितनी योजनाएं सरकार मतलब सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती है उनको इम्प्लीमेंट करना है, और वो योजनाएं किनके, जनता के फायदे, समुदाय के फायदे के लिए होती हैं। तो इसलिए जो उनकी ड्यूटी है वो पब्लिक ड्यूटी है, ठीक है, उनकी ड्यूटी पब्लिक ड्यूटी है। ऐसे ही आपके और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस में है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी पब्लिक ड्यूटी है, भाई उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। भाई पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस का कर्तव्य है कि भाई जनता सुरक्षा करना, तो जनता का बहुत बड़े स्तर पर हित जुड़ा हुआ है, राज्य में कानून व्यवस्था बना के रखना, तो ये आपके पब्लिक ड्यूटी ऐसे कहलाती है, ठीक है।
चलिए अब इसके अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके धारा जो उसका क्लॉज सी है, पब्लिक सर्वेंट। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस एक्ट के आने से पहले आपके क्या चीज आईपीसी लागू होती थी इन जो करप्शन रिलेटेड कुछ मामले थे, तो वहां पर भी पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। आईपीसी में धारा 21 में डिफाइन किया गया था, और बीएनएस में अगर देखें तो किस सेक्शन में डिफाइन किया है, इसको चेक कर लेते हैं। बीएनएस में डिफाइन किया गया है आपके, क्योंकि सारे जितने भी आपके, एक सेकंड रुकिएगा, सारे जो जितनी डेफिनेशंस थी वो उनको आपके धारा 2 के अंदर वहां भी समाहित कर लिए। तो धारा 2 के क्लॉज 28 में ये बताया गया है, पब्लिक सर्वेंट के मतलब बताए गए हैं। तो वहां पर ही बताया गया, यहाँ पर इस एक्ट में बताया गया। तो इस एक्ट में हम पढ़ रहे हैं चूंकि, तो इस एक्ट के बारे में समझते हैं कि कौन सी पब्लिक सर्वेंट, कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होता है जिसपे जिम्मेदारी और पब्लिक ड्यूटी एग्जीक्यूट करे। चलिए शुरुआत की जाती है। पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पर लिखा, आप देखो सब कुछ लिखा हुआ, पर हम उसको बस एक सिंपल वे में एक एग्जाम्पल तौर पर समझ जाएंगे। क्या लिखा है? पहला व्यक्ति, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। अब देखो ये लिख गया, अब आपको समझो तो ऐसे क्या लिखा गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा में हो, सरकार उसको कुछ पैसा प्रदान कर रही हो, या वो यानी कि उसको परिश्रमिक मिल रहा हो, किस बात का, गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा हो, फीस के रूप में, ठीक है, कुछ कमीशन के रूप में। क्यों? क्योंकि वो कुछ परफॉर्मेंस करता है पब्लिक ड्यूटी की। ये तो बात इसकी गई इस रूप में। अब इसको समझ लेते हैं कैसे, हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पे। देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति, सपोज करिए कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रोफेसर है, ठीक है, सरकार द्वारा उसे पैसा मिल रहा पढ़ाने के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है वो, ठीक है। आपने सपोज करिए आपने कोई इसमें क्या लिखा गया है, ये तो हो गया ऐसे ही, मान लो जो डीएम का एग्जाम्पल दिया था, पुलिस में सेवा में जो व्यक्ति, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है और सरकार उसको वेतन देती है, सैलरी देती है, वो सारे व्यक्ति, मास्टर हो गया, ठीक है, जज हो, आगे पढ़े जज भी इसमें शामिल होते हैं, पुलिस में कोई व्यक्ति हो गया, कोई मतलब यानी जो आपके जितने भी ऑफिसर हैं, या बाबू, क्लर्क, जो भी व्यक्ति है, सब आपके किसमें आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएंगे। ऐसा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अगली बात क्या लिखी, कोई परिश्रमिक मिल रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी फीस के रूप में, किसी कमीशन के रूप में। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे भी मान लो सपोज एक व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगा हुआ है, ठीक है, संविदा, जैसे आप संविदा बोलते हैं, उस पर लगा हुआ व्यक्ति कोई व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। आप सपोज करो, आप मान लीजिए भाई, आप ऐसा मान लो आपने सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, आप कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल जब लेने आपको कलेक्ट करने के लिए आता है, बिल देने आपको आता है, ठीक है, मीटर चेक करने आता है, एटसेट्रा का, वो भले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, उसको इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो कि भाई ऐसा कि आपको बिल निकालना है, आपको मीटर चेक करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, और इसके बदले में आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट है उस दौरान, ध्यान रखिएगा, उस दौरान वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो ध्यान दो कैसे, ये पब्लिक ड्यूटी क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कैसे? सपोज करिए वो व्यक्ति आपके यहाँ आया, बोला ऐसा है, चलो मीटर चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब वो व्यक्ति बिजली चोरी कर रहा है, वो मीटर चेक करने के लिए आया, उसने कहा ठीक है भाई, बिल तुम्हारा बैठता 10,000 रुपए का, तुम 2,000 रुपये हमको दे दो, बात खत्म, करप्शन हो गया। तो ये इसलिए वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है भाई। अब अगली बात पढ़ते हैं। अगली बात है एनी पर्सन, जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, यानी वो व्यक्ति जो, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था आपके गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कोई जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके पब्लिक ड्यूटी में कि पब्लिक ड्यूटी का उसमें आपके इलेक्शन में, तो लोकल अथॉरिटी कोई व्यक्ति अगर है जिसको कोई लोकल अथॉरिटी की सेवा में है या उसको कोई पैसा मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आपके आएगा, इस पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के अंतर्गत। अगली बात, एनी पर्सन in the service or pay of corporation established by or under a central provincial or state act
और एन अथॉरिटी और अ बॉडी ओन or controlled or aided by the government or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। यानी इसमें कई बातें लिखी गई हैं, यानी कॉरपोरेशन, ठीक है, जैसे सहकारी संस्था जो होती है कॉरपोरेशन, कोई अगर मान लीजिए है जो किसी सेंट्रल, मान लो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंतर्गत उसको एस्टेब्लिश किया गया है, कोई अथॉरिटी है, कोई बॉडी है, ऐसी कोई बॉडी इसको ओन और आपके कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऐसा समझिए बॉडी, आप समझिए, मैं सपोज करिए आपने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज देखे होंगे, अभी इस बात को समझिए, कोई बॉडी, मान के बॉडी ओन और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट। सपोज करिए, अब मान लो हम, मान लीजिए आप जो बरेली कॉलेज, बरेली अपने आप बरेली में वीडियो बरेली बना रहे हैं तो बरेली कॉलेज बरेली हो गया, ठीक है। ऐसे तो ये कॉलेज बाय द गवर्नमेंट द्वारा एडेड है, यानी इसको सहायता प्राप्त है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मान लो जो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, इसकी सर्विस में है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना है, क्योंकि ध्यान रखिए सैलरी कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, सरकार इसको पैसा दे रही है, मैनेजमेंट भी अपना करता है, लेकिन उसको सहायता मिल रही सरकार के द्वारा। कोई भी ऐसी बॉडी, मतलब कॉलेज का एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट पैसा देती है और उस संस्था में कोई व्यक्ति और कार्य करता है और उसको पैसा मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएगा। चलिए अगली बात पढ़ते हैं, चौथी बात। तो चौथी बात क्या कहती है, चौथी बात ये कहती है एनी जज, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory function। अब देखिए क्या लिखा है, पहले पॉइंट आप समझिए, कोई भी जज, पहले तो बात कोई भी जज हो गया, इंक्लूडिंग यानी उसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of person एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, यानी कि वो व्यक्ति जिसको विधि के द्वारा एम्पावर किया गया वो कार्य करने के लिए, वो ऐसी ड्यूटी करने के लिए, चाहे वो अकेले के रूप में, चाहे वो आपके एक तरीके से बॉडी ऑफ पर्सन, यानी किसी ग्रुप में समूह में रहकर, जो एडजुडिकेटरी फंक्शन हो चाहिए, यानी कि न्यायिक कार्य होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यायिक कार्य करने के लिए वो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति भी, जज तो है पब्लिक सर्वेंट, वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सपोज करिए भाई, मान लीजिए आप न्यायालय के निरीक्षण के लिए व्यक्ति, मान लीजिए कोई जा रहा है, ठीक है, एडजुडिकेटरी, मान लीजिए आपके, मान लीजिए और ऐसे कई कार्य हैं, तो वो सब कार्य इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे और वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है। अगली बात है, अगली बात क्या लिखी गई है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस to perform any duty in connection with the administration of justice, including a liquidator, receiver or commissioner appointed by such court। अब इसमें लिखा गया है वो व्यक्ति जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा अथॉराइज किया गया है कि वो ऐसी ड्यूटी को भी करे, परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के प्रशासन के लिए, न्याय प्रशासन के लिए कोई भी अगर कार्य करने के लिए न्यायालय के द्वारा उसको अगर अथॉराइज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसमें लिखा ये गया इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो उसके अंतर्गत माने जाते हैं। अब रिसीवर क्या है, अगर सपोज करो कोई प्रॉपर्टी विवाद आ गया, ठीक है, तो उस विवाद आ गया तो उस व्यक्ति को उस पर क्या कर दिया, रिसीवर नियुक्त करे, भाई आप ऐसा प्रॉपर्टी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सपोज करो ए और बी दो भाई है, लड़ाई हो गई, ठीक है, अब लड़ाई हो गई, मान लो ये लड़ाई हो गई, दो भाई, चलो एग्जाम्पल मान लो, मान लो प्रॉपर्टी से विवाद है कि भाई ये सरकारी भूमि है, उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, और भारत में तो आम है, हर पॉलिटिशियन दूसरा पॉलिटिशियन सरकारी भूमि दबाए बैठा है, ठीक है। अब मान लो सरकारी भूमि दबाए बैठा, उसने अपना बढ़िया सा मैरिज हॉल बना लिया, बढ़िया सी कोई भी कंस्ट्रक्शन उस पर कर लिया, अब कोर्ट में मामला चला गया, तो कोर्ट क्या करता है, उसको मान अटैच कर दिया। तो अब लेकिन आप सपोज करिए भाई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो अटैच तो कर दिया, रोक लगा भाई अब इसका यूज नहीं हो सकता है, तो उस प्रॉपर्टी की देखभाल भी तो करनी है, वरना वो सब जिसका जो उस पर मामला लगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें रिसीवर नियुक्त होता है, तो रिसीवर व्यक्ति क्या करता है, रिसीवर वो उस प्रॉपर्टी को देखभाल करता है, तब तक चलाता है। अगर मान सपोज कोई मैरिज हॉल है तो उसकी अर्निंग करता है, सरकार जमा करता है, ठीक है। सारे कार्य किसके होते हैं,
रिसीवर के होते हैं। अब रिसीवर पब्लिक, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें स्टेट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी पब्लिक ड्यूटी है। और अगर रिसीवर मान लो करप्शन कैसे कर सकता है, रिसीवर करप्शन कर सकता है, मान जिससे जिसकी प्रॉपर्टी उससे पैसा लेके अपना मामला करता सेट करता रहेगा, तो वो व्यक्ति भी इसमें माना जाएगा, क्या माना जाएगा आपके, यानी कि शुद्ध रूप में समझ लीजिए वो व्यक्ति जो न्यायालय के द्वारा किसी आपके न्याय प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के किसी भी काम करने के उसको अपॉइंट किया जाता है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। इसमें वो सारे व्यक्ति भी आते हैं। सपोज करिए पुलिस वाला व्यक्ति, जो मैंने पुलिस को वैसे आता है, मान लो पुलिस का व्यक्ति कोई व्यक्ति है, अब वो गिरफ्तारी वारंट एग्जीक्यूट करने जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट है। सपोज करो उसे भाई, अब उसे मान लो कह दिया कि ऐसा भी आप पकड़ के लाइए, वो पैसा देके छोड़ देता है, उसे भागने का मौका दे देता है, तो ये सब व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं पब्लिक सर्वेंट में। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात लिखिए और लास्ट यहीं तक पढ़ेंगे, पर 6 तक है, पर आगे और पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। 6 क्या कहता है, वीडियो लंबी होगी, 2 पार्ट में इसको कर लेंगे। एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by a court of justice or by a competent public authority। यानी देखो 2 बातें हैं। आर्बिट्रेटर को तो आप लोग जानते होंगे, जो मध्यस्थ करता है, ठीक है, यानी आपने ध्यान दिया आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन आपने सुना होगा। तो जो कुछ छोटे ऐसे मामले होते हैं, जैसे मान सपोज करिए, अब तो आप जानते हो कोर्ट में वो व्यवस्था है, आप गए तो नहीं कि भाई आइसक्रीम लेने जा रहे हो, भाई डाली पिटीशन, हट से आइसक्रीम तो रखा ली, ऐसे तो मिल लिया था कोर्ट में मामला। तो कोर्ट का जो मामला वहाँ पर टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय जाता है आपका। जब टाइम खत्म होता है तो इसलिए क्या किया, टाइम खत्म होने के लिए आर्बिट्रेशन, एक सब्जेक्ट आप लोगों ने एलएलबी में पढ़ा होगा, तो आर्बिट्रेशन व्यवस्था लाई जाती है, जहाँ पर आपके कैंसिलेशन सुलह कराई जाती है, आर्बिट्रेशन कराया जाता है, आर्बिट्रेटर उसमें डिसीजन देता है, पंचायत जिसे बोलते हैं, ठीक, अवार्ड होता है जो। तो आर्बिट्रेटर भी इसमें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, क्योंकि वो उसका भी, वो जनता का जो कम्युनिटी का हित है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको जुड़ा होता है, ठीक है। अगली बात, क्योंकि तो वो करप्शन भावी भी ले सकता है। अगली बात क्या लिखा गया, और इसी में शामिल कर दिया, और जो स्क्रीन दिख रही है आपको, अदर पर्सन टू whom एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय अ कंपनी अथॉरिटी। यानी मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कहते हैं सीबीआई की जांच करा दो, ठीक है, या कहते हैं न्यायिक जांच, जुडिशियल जांच कराई जाएगी इसकी, ठीक है। अब उस जुडिशियल जांच में मान लो, जुडिशियल जांच में ऑब्वियसली बात है जजेस शामिल होते हैं, जो एक्स जजेस होते हैं, ठीक है, कोई और भी मान लो शामिल हो, या मान लो सपोज करो ऐसा कोई व्यक्ति है कि भाई, अब इस मान लो सपोज करो कोई वहां पर भाई मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है, तो किसी डॉक्टर को मान लो अपॉइंट कर दिया कोर्ट ऑफ जस्टिस, भाई आप इसकी रिपोर्ट हमें ला के देंगे, ठीक है। या मान लो सपोज कोई ऐसी चीज है जैसे जो इस पर मान लीजिए कोई पुरानी चीज ढूंढ लेता है कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो, तो उसमें क्या है, मान लीजिए आपके पुरातत्व विभाग की वो रिपोर्ट चाहिए, तो उस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया कि भाई ऐसा आप इसमें रिपोर्ट ला के दीजिए। तो वो जितने व्यक्ति हैं, वो सारे व्यक्ति जिसमें कोई मैटर रिपोर्ट लगानी, कोई रिपोर्ट देनी, सबमिट करनी, वो सब व्यक्ति इसके अंदर क्या माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। समझ में आ गया, जिसमें डिसीजन उन्हें देना है, ठीक है। तो लिखा गया फॉर एनी कॉज ऑफ मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट, 2 बातें हैं, मान लो इस रिपोर्ट के लिए, डिसीजन के लिए, तो वो सारे व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ करप्शन से। मैं सपोज करो डॉक्टर साहब के लिए कहा कि भाई आप इसको देख एग्जामिन करके बताओ कि इसका क्या हुआ है, ठीक है। वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट ड्यूटी है ही, पब्लिक ड्यूटी, लेकिन मान सपोज करो किसी स्पेशल के लिए बोले आपको किसी केस में कहीं बताइए, इसके बारे में बताइए। अब डॉक्टर साहब भाई उन्होंने तो कोर्ट कर दिया, डॉक्टर साहब ने क्या करा, दूसरी पार्टी ने पैसा ले लो, रिपोर्ट हमारे पक्ष में लगा दो, दूसरा पार्टी का हमारे पक्ष में लगा दो, उन्होंने जो बढ़िया मौका ले लिए पैसे और रिपोर्ट फैब्रिकेट करके लगा दी, तो वो व्यक्ति भी पब्लिक ड्यूटी का ब्रीच करता है और करप्शन करता है। तो ये आपके पब्लिक सर्वेंट में लोग शामिल हो गए। इसको फर्दर हम अगले पार्ट में डिसाइड करेंगे, जितने बचे हुए लोग हैं, 2-4 लोग और बचे उनको समझ लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में आता हो तो वीडियो में आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको जवाब दे दूंगा।